हाँ क्लाइमेट। क्वेश्चन नंबर 1, आंसर मारते जाओ और फिर हम 20 खत्म करके फिर देखेंगे किसने कितने सही किए हैं, कितने गलत किए। ठीक है, अपनी अपनी जगह पे सारे मार्क करते जाओ। सिर्फ कितना मैं टाइम बोल देता हूँ, 134 हो गया, 134 हो गया तो आप 20 क्वेश्चन है ना, तो 145 हो गया ये। हाँ जल्दी से ये लो। चलो 1 मिनट भी नहीं, मैं टाइम रखता जाऊंगा, मैं टाइम बोलूंगा 30 सेकेंड है एक क्वेश्चन की। हो गया, मार्क कर दिया इसको। नहीं बोलना नहीं है, मार्क करो, वो बाद में देखेंगे सी है बी है किसके कितने सही है। चलो दूसरा, दूसरा बोलो, जल्दी से बोलो। यासिर अपनी अपनी जगह पे मार्क करना है, अपने पेज पे मार्क करते जाओ सारे। हाँ जल्दी से करो। बस ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, सिर्फ 30 सेकेंड मिलेंगे हर क्वेश्चन को। हो गए 2। नहीं इतना टाइम नहीं, एग्जाम मतलब यही है ना, टाइम भी होना चाहिए, दोनों चीजें होनी चाहिए। 1 मिनट में आपने एक क्वेश्चन किया है, तो इतनी स्लो स्पीड के साथ आ जाओ। हो गए 2, मार्क करते जाओ। थर्ड बोलना नहीं है, अपना अपना मार्क करना है। ये है ना ऑप्शन। चलो अब बोल दिया, वो गया। ये भी खत्म होने वाला है। हो गए इसके भी 25 सेकेंड हो गए। 30 सेकेंड सिर्फ है नहीं। ये जो क्वेश्चन है सामने ऑप्शन भी, इसको तो कम लगने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि फिर वापस आंसर भी करने, इसलिए जल्दी मार्क करो। दो मिनट में अभी तक 2 क्वेश्चन किए हैं आपने, 4, 5वां क्वेश्चन, हर क्वेश्चन को सिर्फ 30 सेकेंड। हो गया, हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, 7। चलो अब इधर तो सामने सामने 1 मिनट मिल जाएगा 2 क्वेश्चन को। हाँ इन दोनों क्वेश्चंस को 1 मिनट। हाँ जिसने कर लिया वो रुकेगा, अभी आधा मिनट है। चले आगे। चलो 8, 9।
हो गया ये भी, 4 मिनट हो गए, अभी 10 क्वेश्चन। हो गया ये भी, बोलो 10, ये है 9 10, जल्दी से बोलो। आधा मिनट है सिर्फ, आधा मिनट ज्यादा ले रहे हो आप टाइम, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। ऑप्शन मार्क करते जाओ। बोलो 11। बोलो जी, हो गया। 11 के बाद 12, 12 और 13 दोनों कर लो जल्दी से, आधे मिनट में। ये तो सीधे ही स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। हो गया। अब तैयार रहना, मैं आगे अगले महीने में हर दिन के 20-20 क्वेश्चन हर चैप्टर पे दूँ। हो गया। 14, 12 को ही देख, चलो 14 13 14, 6 मिनट हो गए। 6 मिनट में अभी 11 क्वेश्चन हुए। हो गया 13, चलो 14, फिर 15 आ जाएगा ना नीचे से, उसको वरना साइज कम हो जाएगा, है ना। हो गया, चलो 15 और 16 साथ में कर दो। 15 और 16, नकल नहीं करना। हो गया, 15 16 दोनों हो गए। सेवनटीन, 17 और 18, बस 20 है। 145 लास्ट टाइम है ना। एटीन, ये 18 और ये हो गया। 2 मिनट और बचे हैं। बोलो जी, हो गया 18। हो गया पक्का। चलो 19 है और 20 है, ये 19 है और ये 20 है, बस 20 है। जल्दी जल्दी, नहीं टाइम कहाँ देंगे, उसके बाद पढ़ना भी है ना। Which one of the following is not a feature of tropical monsoon climate?
हो गया? नहीं, लास्ट क्वेश्चन ये है, लास्ट में पढ़ना भी ये, करो तो हद कर दो, नहीं तो तैयारी का आइडिया ही रद्द कर दो, है नहीं? पढ़ो तो या तो अच्छे से पढ़ो, नहीं तुम नहीं पढ़ो। बोलो जी, हो गए सारे? हाँ बस हो गया, 144 हो गया। ये बात भी याद है, या तो हद करनी है तो या तो रद्द करना है, रद्द करके घर बैठ जाना है, या तो बहुत ज्यादा पढ़ना है ना। चलो फिर अब बोलो किसके कितने आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 1 वही देखेंगे ना अभी। ये हो गया कि अगर आप एक दिन में ही भूल गए। चलो क्वेश्चन नंबर 1, अब किसने क्या क्या मारा है वो बोल दो। इसमें ए कितने हैं, बी कितने, सी कितने और डी कितने, बोलो। पहला क्वेश्चन सुन लो। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज प्राइमरीली रेस्पॉन्सिबल फॉर द बर्स्ट ऑफ साउथ वेस्ट मानसून। साउथ वेस्ट मानसून कौन सा हो गया? जो इनकमिंग मानसून। तो कौन सा प्राइमरी रीजन है? कौन सा? बी किसने बोला है? बी कौन कौन? 1 2 तो 2 3 4 हाथ ही नहीं उठाना है, तो बी ही सही है नहीं? तो प्राइमरी रीजन यही है, डेवलपमेंट ऑफ लो प्रेशर ओवर नॉर्थ वेस्ट इंडिया। क्या ए हो सकता है? नहीं, ह्यूमिडिटी से तो कोई वास्ता ही नहीं। दूसरा, रिट्रीट ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है ही नहीं। इंक्रीज्ड स्नोफॉल इन हिमालयंस, तो एक ही ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एल नीनो। ठीक है, it is associated with warming of surface waters in the central and eastern Pacific Ocean। सही है कि गलत? हाँ, ये स्टेटमेंट सही है कि गलत? सही। दूसरा, it generally weakens the Indian monsoon, ये भी सही है। तो अगर आप देखोगे, अगर आपको ना भी पता हो तो कैसे करना है कि पहले सबसे पहले जैसे इस पे आपको कॉन्फिडेंस है, सेकेंड वाले पे आप 100% कॉन्फिडेंस हो, एल नीनो से मानसून कमजोर होता है, तो इसका मतलब सेकंड जिसमें वही ऑप्शन है, ये है, तो सी वाला तो बाहर चला, है ना। अब ये पढ़ो इसके बाद, इट इंक्रीजेज अपवेलिंग ऑफ पेरू कोस्ट। मतलब जो वो अपवेलिंग ऑफ वाटर बोल रहा था, क्या वो एल नीनो की वजह से होता था? नहीं, उसका काम क्या करता था? उसका कोई भी ना लानीना ना एल नीनो से वास्ता है। ये साउथ अमेरिका था, ये लिखता ही नहीं, ये साउथ अमेरिका है। तो हम यहां से कहते थे, यहां से अपवेलिंग ऑफ वाटर हो रहा है, इसका नाम क्या है? पेरू करंट। ये अपवेलिंग पेरू करंट की वजह से हो रहा है, जो कोल्ड करंट है। इसका एल नीनो लानीनो से कोई। फिर ये अपवेलिंग की वजह से ट्रेड विंड जो है वो पुश करती थी, यहां पे जो वार्म वाटर था इक्वेटोरियल के पास, उसको पुश करती थी। तो इसका मतलब ये तीसरा वाला जो है ये गलत हो जाता है नहीं? तीसरा अगर गलत कर देंगे तो इधर भी तीसरा है, इधर भी तीसरा है, तो ये दोनों खुद गलत हो जाते हैं। 1 और 2 आंसर है। ठीक है, अब बताओ कितनों का सही था ये? वेरी गुड। ये बोल, द मैंगो शावर्स ऑफ इंडिया आर एसोसिएटेड विद कौन सा? प्री मानसून शावर्स। यही देखे थे ना हमने, प्री मानसून शावर्स, या जिसको हम कन्वेक्शनल रेनफॉल होती है इक्वेटर के आसपास, और कर्नाटका और केरला जो है वो इक्वेटर के आसपास ही लाई करते हैं। तो प्री मानसून कन्वेक्शनल रेनफॉल इन केरला एंड कर्नाटका। ठीक है। चौथा, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्लेन्स द अक्टूबर हीट इन इंडिया। अक्टूबर हीट, कल मैंने एक बात बोली थी कि हमारा मानसून जो है वो कितने महीने तक रहता है? कितने महीने तक? 4 महीने, 120 डेज। कितने महीने तक? 4 महीने। कौन कौन सा कब आता है? अराइवल कब होता है? जून 1, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में चला गया, तो उसके बाद जो हीट पड़ती है वो किसकी वजह से पड़ती है? कि मानसून का विड्रॉल हो जाता है ना। तो क्या ऑप्शन इसमें किसने मारा है? ये ए पार्ट है ना। किस किस का ये? वेरी गुड। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस ओरिजिनेट इन द मेडिटेरियन रीजन। सही है कि गलत? सेकंड, दे कॉज विंटर रेनफॉल इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया। सही है। नॉर्थ वेस्ट मतलब होगा जम्मू कश्मीर, है ना। और थर्ड, दे आर एसोसिएटेड विद ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। नहीं, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के लिए हमने कल देखा कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के लिए कंडीशन क्या है?
वार्म सी सरफेस टेम्परेचर होना चाहिए, उसमें एक पॉइंट और ऐड करना, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स में एक और, जैसे हम कहते थे अपलिफ्टमेंट ऑफ एयर होता था, तो एक बात और अगर उसमें क्वेश्चन में कभी दिया हो कि विंड शेयर ज्यादा हो, विंड शेयर का मतलब क्या हो गया कि या तो वर्टिकल इस तरह से हॉरिजेंटली विंड जो है, जैसे सरफेस ऑफ विंड, जैसे ये ओशन सरफेस है, ओशन सरफेस पे सी सरफेस टेम्परेचर हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस, लो प्रेशर क्रिएट हुआ, अपवेलिंग हुई, अपवेलिंग जो ही हुई, अब यहां पे जो सरफेस है ये काम जोन है, कम स्पीड के साथ हवाएं चल रही हैं, जो ही हवा ऊपर उठी और यहां से ऊपर से तेज हवा आ रही है, तो क्या वहां पे उस लो प्रेशर को वो बनने देगा? नहीं, तो वो विंड शेयर मतलब होता है जो विंड का स्पीड होगा लोअर लेवल्स पे अपर लेवल्स पे वो कम होना चाहिए, वो बराबर ही रहना, अगर वो ज्यादा हो जाएगा तो उसकी वजह से वो उस लो प्रेशर को डिविएट कर सकता है, फिर साइक्लोन नहीं बने। तो आंसर क्या आएगा फिर इसका मतलब सी जो है वो गलत है, तो आंसर क्या आएगा 1 and 2। इसका बताओ, व्हाई डज चेन्नई रिसीव मोस्ट ऑफ इट्स रेनफॉल इन विंटर? ड्यू टू साउथ वेस्ट मून, ऐसा है? नहीं, मालाबार कोस्ट पे करता है, कोरोमंडल पे नहीं करता। दूसरा, ड्यू टू कन्वेक्शनल रेनफॉल, नहीं वो तो। तीसरा, ड्यू टू नॉर्थ ईस्ट मूनसून, ये हमने रिट्रीटिंग मूनसून में लिखा था कि रिट्रीटिंग मूनसून में सिर्फ तमिलनाडु कोस्ट, तमिलनाडु में ही चेन्नई है, तो तमिलनाडु कोस्ट पे सिर्फ रिट्रीटिंग मूनसून के टाइम पे बारिश होती है, ठीक है ना। हाँ, नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन मूनसून? क्या सीजनल रिवर्सल इसी का नाम है? मूनसून को ही हम सीजनल रिवर्सल कहते हैं, पहला सही है। दूसरा, सडन बर्स्ट एंड ब्रेक, क्या होता है? हाँ जी। उसके बाद अनइवन स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन, इसका क्या मतलब हुआ? स्पेशल मीन्स एक हो गया जैसे हम हवा में बात करते हैं ना, दूसरा है कि हम जमीन को लैंड एरिया का डिस्ट्रीब्यूशन देखें, तो स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया कि इसकी वजह से जो लैंड जो मॉनसूनल रेनफॉल होती है वो अनइक्वल है, हर अलग अलग जमीन के टुकड़े पे अलग अलग, कहीं पे ज्यादा है कहीं पे कम। क्या यही सही है कि गलत है? तो आंसर क्या आएगा? 1 2 3। द ब्रेक ऑफ मॉनसून ओवर इंडिया जनरली रेफर्स टू, हाँ जी, ब्रेक ड्राई स्पेल ड्यूरिंग रेनी सीजन, कंप्लीट विड्रॉल ऑफ मॉनसून विंड्स, नहीं वो हो गया अक्टूबर ही, ठीक है ना, जब कंप्लीट विड्रॉल हो जाएगा तब अक्टूबर ही। सडन इंक्रीज इन मॉनसून रेनफॉल, नहीं, इसको तो हम ऑन बर्स्ट ऑफ मॉनसून कहेंगे। तीसरा, शिफ्ट ऑफ आईटीसीज टुवर्ड्स साउदर्न हेमिस्फीयर, बिल्कुल इलॉजिकल स्टेटमेंट है। और चौथा है ड्राई स्पेल ड्यूरिंग मॉनसून, उसी को हम जो है मॉनसूनल ब्रेक कहते हैं। Which one of the following regions receive rainfall from both the Arabian Sea branch and Bay of Bengal? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कोरोमंडल तो हमने लिखा ही नहीं आते टाइम। मॉनसून जब आता है, दो ब्रांच हम कहते थे, ये याद रखना, दो ब्रांच जो है इस तरह से बनती है, एक ब्रांच है ये इक्वेटर है, इधर से जो विंड आएगी इस तरह से डिफ्लेक्ट होती है, इस तरह से डिफ्लेक्ट होती हैं, इधर से जाती हैं, अरावली के पैरेलल भी चली जाती हैं, कुछ हमने कहा था इधर से इधर को भी घुस के आती हैं, ठीक है ना, और यहां से ऊपर तक नॉर्दर्न प्लेन्स की तरफ जाएंगी, हिमालय तक जाएंगी, और दूसरी ब्रांच जो है वो इधर से डिफ्लेक्ट होके इधर से निकल जाती है, कुछ हिस्सा जो है इधर वो जो फलगाड गैप है उससे आके कावेरी वाले रीजन या मालाबार कोस्ट, ये कोस्ट कौन सी है? कोरोमंडल कोस्ट ये है, तो कोरोमंडल कोस्ट पे रेनफॉल इधर से जब इधर तक पहुंचेगी तभी आएगी, है ना। हम कहते थे कावेरी का हमने पढ़ा था, इस चीज को कंफ्यूजन बिल्कुल ही नहीं करना। कावेरी के बारे में हमने कहा था कि कावेरी में पालगाड गैप से कुछ विंड जो है इंटर करती हैं, वो कावेरी वाले रीजन में रेनफॉल कर देती, लेकिन इसका अरेबियन सी ब्रांच से इस वाली कोस्ट को, मालाबार कोस्ट, कोंकण कोस्ट, कनारा कोस्ट, जब मैं बोलूं वेस्टर्न घाट सारे को, फिर उसके बाद कच्छ एंड काथीवा रीजन, ठीक है, इधर से ऊपर तक और अरावली के पैरेलल से होते हुए पंजाब प्लेन्स तक चली जाती, ठीक है ना। अब इसमें क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स रिसीव्स रेनफॉल फ्रॉम बोथ द अरेबियन सी ब्रांच एंड बे ऑफ बंगाल। कौन सा? पंजाब प्लेन नहीं, नॉर्दर्न प्लेन्स, ये याद रखना, ठीक है। पंजाब प्लेन्स को अरेबियन सी से आती है, गंगा डेल्टा को बे ऑफ बंगाल से आती है, फिरोजपुर पंजाब में, ठीक है ना, फिरोजपुर पंजाब में आकर दोनों ब्रांच जो है वो मिलती हैं। पंजाब ने नॉर्दर्न प्लेन्स, फिरोजपुर तक जाती है कौन सी? अरेबियन सी,
अरेबियन सी वाली जो है वो फिरोजपुर तक मतलब पंजाब में जाएगी और जम्मू वाले एरिया में रेनफॉल करेगी। और जो नॉर्दर्न प्लेन्स है, नॉर्दर्न प्लेन्स खाली पंजाब ही नहीं है, नॉर्दर्न प्लेन्स में वो सारा हिस्सा आता है जो आगे का है ना, यूपी वाला हिस्सा है, उस सब वो सारा जो बिहार वाला ऊपर वाला हिस्सा है वो नॉर्दर्न प्लेन्स का हिस्सा है, उसको भी ये रेनफॉल करती है। और पंजाब वाला हिस्सा भी जो है वो भी नॉर्दर्न प्लेन्स का हिस्सा है। तो एक ब्रांच को पंजाब प्लेन्स को अरेबियन सी से ब्रांच से रेनफॉल होती है, दूसरे को बे ऑफ बंगाल से होती है। तो ये याद रखना, ये भी अपने जो जो गलत हो रहा है ये अपने नोट्स में ऐड करते हैं, ठीक है ना, कि अगर मैक्सिमम रेनफॉल आएगा दोनों साइड से नॉर्दर्न प्लेन्स, ठीक है, इसका आंसर नॉर्दर्न प्लेन। नेक्स्ट, द खासी हिल्स रिसीव एक्सेप्शनली हाई रेनफॉल मेनली बिकॉज ऑफ हाँ ओरोग्राफिक अपलिफ्टमेंट ऑफ मॉइस्चर लेडन विंड्स। यही है ना कि वहां से अरबियन सी बे ऑफ बंगाल ब्रांच से आता था, वहां पे शिलोंग प्लेटू में पहुंचता, शिलोंग प्लेटू में अपलिफ्टमेंट होता था और अपलिफ्टमेंट की वजह से रेनफॉल होती, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग जेट स्ट्रीम्स, दे ब्लो इन द अपर एटमॉस्फेयर। क्या सही है? हाँ, अपर एटमॉस्फेयर मतलब ट्रोपोस्फेयर की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अपर एटमॉस्फेयर जब भी क्वेश्चन में लिखा होगा तो आपने ट्रोपोस्फेयर लेके चलना, ठीक है ना। जबरदस्ती से लिखा था कि आप ताकि अपर ट्रोपोस्फेयर लिखा हो, अपर एटमॉस्फेयर लिखा है तो सही। सेकंड, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स इफेक्ट इंडियन विंटर वेदर। क्या इफेक्ट करती है? हाँ जी, रेनफॉल लेके आती है। और उसके बाद ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट इज लिंक्ड विद साउथ वेस्ट मॉनसून। क्या ये सही है? ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम कौन सी होती है? नहीं, भूल गए हो आप तब तक। कौन सी है ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम? कौन सी है? कहां से ओरिजिन होता है? नहीं, उसको हम कहते हैं सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। हाँ, तो ईस्टर्ली कौन सी? 2 दिन हमने ये बनाई है, कौन सी? हाँ, वो कौन सी वाली? हीटिंग अप ऑफ तिब्बतियन प्लेटू होता था और उधर से हीटिंग अप ऑफ से एयर अपलिफ्ट होती थी, फिर उसी को हम कहते थे ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। मैंने कहा था 2 टेम्पररी जेट स्ट्रीम्स हैं, एक सोमाली जेट स्ट्रीम, दूसरा ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। तो ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम एसोसिएटेड है किसके साथ? साउथ वेस्ट मॉनसून के साथ। तिब्बतियन प्लेटू से हीट अप होता था, फिर जाकर सिंक करती थी कहां पे? मैस्करीन हाई पे, है ना। तो मॉनसून को स्ट्रेंथन करती थी। चलो, तो ये याद रखना। तो क्या आएगा फिर? 1 2 3। Which of the following factors cause rainfall on the western coast of India during southwest monsoon? Orographic barrier of Western Ghats. La Nina conditions generally lead to stronger monsoon rainfall in India. Normal से ज्यादा rainfall. The retreating monsoon season in India is characterized by clear skies, high temperature and humidity, occurrence of cyclones in Bay of Bengal. 1 2 3. Which of the following best explains the uneven distribution of rainfall in India? इनमें से कौन सा? वेरी गुड, रिलीफ फीचर्स एंड मॉनसून विंड्स, है ना। अनइवन जो रेनफॉल हो रही है वो किस वजह से हो रही है? किसी जगह पे पहाड़ है तो उसकी वजह से मॉइस्चर लेडन अपलिफ्टिंग होगी तो ओरोग्राफिक हो जाएगी, और दूसरा वो रिलीफ फीचर्स में आ गया। और दूसरा मॉनसून विंड्स हमने पढ़ा ही है, किसी जगह पे ज्यादा रेनफॉल करता है, किसी जगह पे कम। नेक्स्ट, द लोकल एंड हॉट ड्राई विंड लू ब्लोज ड्यूरिंग कौन से? समर सीजन इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया, है ना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ITCZ इज करेक्ट? इट इज द जोन ऑफ हाई प्रेशर। क्या ITCZ हाई प्रेशर होता है? लो प्रेशर। अगर लो प्रेशर लिखें तो इसका मतलब पहला गलत है। इट शिफ्ट्स टुवर्ड्स नॉर्थवर्ड्स इन समर ओवर इंडिया। क्या ये सही है? हाँ। अरेंज द फॉलोइंग इन करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मॉनसून। यहां से अब पता चले कि सबसे पहले केरला, फिर मुंबई, फिर दिल्ली, फिर पंजाब। 1 2 3 4. Which of the following is not a feature of tropical monsoonal climate? नॉट फीचर ऑफ। सीजनल रिवर्सल तो मॉनसून का नाम ही है। नॉट, जब भी क्वेश्चन में नॉट हो एकदम से इसको गोल कर दिया करो। तो ये तो है फीचर इसका। या अभी हम एक क्वेश्चन में पढ़ के आए कि डिस्टिंक्ट वेट एंड ड्राई सीजन होते ना,
जिसको हम ब्रेक ऑफ मानसून कहते हैं, आउटबर्स्ट ऑफ मानसून कहते हैं, यूनिफॉर्म रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। ऊपर एक क्वेश्चन में पढ़ के आया कि यहां से यूनिफॉर्म रेनफॉल नहीं हुई, चेरापूंजी में सबसे ज्यादा होती है, अरावली के पास पहुंचते पहुंचते सिर्फ 25 सेंटीमीटर ही रेनफॉल होती है, तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। लास्ट, हाई टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर, क्या ये इसका मानसून का फीचर है? नहीं, मानसून की वजह से तो टेम्परेचर गिर जाता है ना। हमें बोलना है विच ऑफ, तो ये मानसून को हाई टेम्परेचर जो है, अच्छा इसमें ये भी ऐड हो गया है, हमें क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ ट्रॉपिकल मानसून। ये फीचर नहीं है, ये तो है, ये फीचर नहीं है ना, ये इलॉजिकल स्टेटमेंट है, इससे मानसून का कोई डायरेक्ट रिलेशन ही नहीं, हाई टेम्परेचर से कुछ नहीं है ना। हाँ हाँ हाँ, आंसर आएगा सी, सी आएगा ना, यूनिफॉर्म रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। क्या ऐसा मानसून से होता है यूनिफॉर्म? नहीं, तो सी पार्ट ही सही आंसर है। कंसीडर द फॉलोइंग, अरेबियन सी ब्रांच, बे ऑफ बंगाल ब्रांच, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, which of the above contribute rainfall to northern plains? तीनों नहीं, हाँ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस और अरेबियन सी ब्रांच और बे ऑफ बंगाल ब्रांच, हाँ वो भी करती है पंजाब प्लेन्स, तो तीनों ठीक है ना। 1 2 3, चलो अब कल फिर तैयार है ना, ऐसे ही ये मैं शेयर कर दूंगा। अब खुद बोलो किसके कितने सही हुए, जरा गिन के बोलो। हाँ, 20 में से किसके कितने सही? 17, 15 वाजिद के, आपके महक के 15, किफायत आपके 13, 17 यासिर के 11, वेरी गुड, सादिया आपके 13, 14, 12, इंशा आपके 10, 16, 11, इन्होंने लगाया ही नहीं। अच्छा ठीक, तब एक ही क्वेश्चन गया था, वही सही है, चलो ठीक है। आप दोनों के उल्फत और उसका 10 आपके 10 उसके, हाँ ओके 20 है, ठीक है। चलो हेडिंग डाल देना, कोपेंसन वो पॉइंट ऐड करके रख देना। क्या बोला था मैंने अभी? हाँ, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स में उसमें विंड शेयर मस्ट बी लो, विंड शेयर मस्ट बी लो। चलो जी, तो कोपेंसन क्लासिफिकेशन पढ़नी है नहीं, उससे पहले ये चीज याद रखना, ये बोल देना, जैसे हम इस पे देखते थे, ये इक्वेटर वाला हिस्सा है, ठीक है, ये इक्वेटर है, इक्वेटर से ऊपर ये वाला ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये वाला कौन सा है? ट्रॉपिक ऑफ, ये 0 डिग्री है, 23, 66 है ना, क्या चीज? हाँ, साइक्लोन नहीं, टेम्परेट हो गया ऊपर वाला रीजन 66 के आसपास, ठीक है ना। हाँ, वो हेल्प करती हैं, लेकिन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है इन्फ्लुएंस करती हैं टेम्परेट साइक्लोन्स, है ना, जो जाने वाले होते हैं। चलो अब देख लो इधर, तो इस रीजन को हमने क्लासिफाई किया था, किस रीजन को कौन सा रीजन कहते हैं? इसको, ये जो है इक्वेटर के आसपास, इसको हम ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं, है ना, या टॉरिड रीजन भी कहते हैं। दूसरा, अब इस ट्रॉपिकल से ही जो ही ऊपर जाते हैं, तो हमने ये पढ़ा कि इक्वेटर से दूर जाओगे टेम्परेचर कम होता है, तो टेम्परेचर कम होता जाएगा। इसके बाद इस रीजन को हम कहते थे टेम्परेट रीजन। ये कौन सा है? टेम्परेट। ये भी कौन सा होगा? टेम्परेट। ठीक।
और उसके बाद ये वाला जो है इसको हम क्या कहते थे, पोलर रीजन या फ्रीजिड रीजन। ठीक है, अब मुझे बोलो, अगर मैं बोलूं और इसी के बीच में यहाँ पे टेम्परेट और इसके ट्रॉपिकल के बीच में हम कहते थे सब ट्रॉपिकल, वो कोई क्लाइमेटिक डिवीजन नहीं होता, ठीक है ना, सब ट्रॉपिकल हम मान लेते। अब इसमें मैं पूछूं जैसे टेम्परेट में या ट्रॉपिकल में, मैं बोलूं वो वार्म ट्रॉपिकल और कोल्ड ट्रॉपिकल। पहले इसमें तो वार्म वाली बात ही रहती है, कोल्ड वाला आता ही नहीं, क्योंकि इसको हम टॉरिड जोन भी कहते हैं, है ना। तो टॉरिड जोन, इसके बाद में इसमें पूछूं वार्म टेम्परेट और कोल्ड टेम्परेट, कौन सा रीजन वार्म टेम्परेट होगा, कौन सा रीजन कोल्ड टेम्परेट। जो इक्वेटर के नजदीक है वो वार्म टेम्परेट होगा, जो दूर होगा वो कौन सा। और पोलर रीजन जहां पे ठंड ज्यादा होती है ना, तो ठंड ज्यादा होती है तो उस रीजन को हम पोलर रीजन, फ्रीजिड रीजन, या वही हमारा टुंड्रा रीजन बन जाता है। ठीक है, तो इसको कोपेंसन क्लासिफिकेशन से पहले एक हेडिंग डाल देना, डी कैंडोल्स क्लासिफिकेशन, उसको उससे समझने के लिए आसानी हो जाए। डी कैंडोल्स, DECANDOLES, कैंडोल्स क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट। ये इसलिए कर रहे हैं कि इससे हमें क्लासिफिकेशन जो है, और इसने क्लासिफिकेशन करी थी क्लाइमेट की ऑन द बेसिस ऑफ, ये याद रखना, ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर, ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, अब क्या क्लासिफिकेशन करी इसने, 5 वर्ड उठाए और लिख दिया A B C D E, और एक और वर्ड लिखा वो बाद में लिखा। ए को इसने 2 हिस्सों में क्लासिफाई किया, ए को। अब ए जो है ये इसने क्लासिफाई किया कि कैंडोल्स ने क्लासिफिकेशन की ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। पहली चीज ये याद रखना है, टेम्परेचर मतलब जो नजदीक वाला हिस्सा है, जो इक्वेटर के पास में जहां टेम्परेचर सबसे ज्यादा है, सबसे पहले वाले हिस्से को इसने कहा ये मेगाथर्म है। ये कौन सा है, और दूसरा जो है वो इसी के साथ ज़ीरोफाइट से, ज़ीरोफाइट मतलब डेजर्ट, ज़ीरोफाइट मींस डेजर्ट। ठीक है, हाँ जी। उसके बाद मेगा के बाद मीजोथर्म, नहीं गलत किया हमने, मीजोथर्म आप लिखते जाओ, ए को पहले लिख देना, मीजो, माइक्रो, उसके बाद क्या आता है हेकिस्ट्रो, लेकिन एक बोल रहे, पहले आप लिखना, पहला ए लिख देना, ए को, हाँ मीजो, माइक्रो, नहीं फिर भी एक बोल रहे ना, मीजो हो गया बीच वाला, मेगा हो गया सबसे ऊपर, है नहीं। उसके बाद आप पहले लिख दो, ए को लिख दो मेगाथर्म एंड, ए को लिख दो मेगाथर्म एंड डेजर्ट। हमने फिर वर्ड ही अलग लिखे हैं ज्यादा, ई फिर कैंसिल कर देना, 5 आ गए थे, ए बी सी डी ई, तो ई मेजोथर्म, उसके बाद माइक्रोथर्म और हेकिस्टोथर्म, HEKIST, हेकिस्टोथर्म। ठीक है, बस इसी पे क्लासिफिकेशन करेगा कोपेंसन भी, ए बी सी डी, वो कोपेंसन जाकर ई करता है। ठीक है, वापस से बोल रहा हूं, ए में, ए मतलब जो ये इक्वेटर वाला ये रीजन रहेगा, यहां पे आपका ए रहेगा, और डेजर्ट वाला जब कोपेंसन में जाएंगे तो वो डेजर्ट के लिए वर्ड इस्तेमाल कर लेता है बी, फिर वहां पे ए बी सी डी ई, और साथ में एक और वर्ड लिख के रखना एच। एच उसने यूज किया था हाईलैंड्स के लिए। हाईलैंड मतलब वो जमीनें जो जमीन से कुछ हाइट पे रहती थी, तो उस हाइट पे जाने से क्या होता था कि जो ही हम हाइट पे जाते थे, तो हाइट जाने, ऊपर जाने से टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, तो ये लिख देना। अब ये कौन कौन से रीजन थे, पहला जो था ये था 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री साउथ तक, दूसरा 30 डिग्री से लेकर
60 टेम्परेट कितने तक था, 60 डिग्री तक, ठीक है ना। दूसरा कितना, 30 डिग्री से लेकर 45 डिग्री तक, फिर 45 से 60 डिग्री तक, और 60 से 90 डिग्री तक। ये इसने क्लासिफिकेशन कर दी क्लाइमेट्स की। अब ये आपको याद नहीं रखनी है, इसको यूज करके हम मैं वापस से बोल रहा हूं कि 0 से लेकर मतलब 0 के आसपास 30 डिग्री नॉर्थ या 30 डिग्री साउथ, इसमें आपको क्लाइमेट मिले जो उसको इसने क्लासिफाई कर दिया है। एक तो मेगाथर्म, दूसरा कौन सा, जीरोफाइट, मतलब डेजर्ट वाले एरिया को जीरोफाइट यूज करेगा, ठीक है। और दूसरा जो उसके ऊपर 30 से लेकर 45 डिग्री या 50 डिग्री तक हैं उनको मेसोथर्म बोल दिया, उसके लिए लेटर यूज कर दिया बी। सेकंड, इसी के बाद 45 से 60 तक टर्म यूज किया सी, है ना। और 60 से लेकर 60 से ऊपर जो है वो 90 की तरफ टुंड्रा रीजन जो है उसको डी। बस ये हम यूज करते हैं, हमें पढ़नी कोपेंसन है, ठीक है ना। नेक्स्ट हेडिंग डाल देना, कोपेंसन क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट, कोपेंसन क्लासिफिकेशन ऑफ KOPPEN, कोपेंसन क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट। अब कोपेंसन ने क्या किया, यही टर्म्स यूज कर A, B, C, D, E, ठीक है, और साथ ही साथ में H, ये कोपेंसन की है, ठीक। उसने क्या बोला था कि A जो है ये क्या है, मेगाथर्म, तो यहां पे भी वो मेगाथर्म ही रहेगा। और वहां पे जो उसने ए के साथ जीरोफाइट कर दिया था, वो यहां पे बी जो है ये डिनोट करेगा किसको, डेजर्ट को। सी जो है वो क्या डिनोट करेगा, हाँ जी, मेसोथर्म, MESOTHERM, मेसोथर्म, ठीक है। और उसके बाद, हाँ जी, उसके बाद डी जो है वो माइक्रोथर्म, और ई जो है वो हेक्सोथर्म, और एच जो है वो डिनोट करेगा हाईलैंड्स को, एच जो डिनोट करेगा तो हाईलैंड्स को। 5 याद रखने, तो इसका मतलब जो पहला है इक्वेटर के आसपास जो होगा वो ए से डिनोट किया जाएगा, और इक्वेटर के ऊपर, इक्वेटर के पास में जो हम डी कैंडोल्स में पढ़ते हैं, ए और बी जो है वो 30 डिग्री के बीच में है, मतलब 30 डिग्री ऊपर 30 डिग्री नीचे, तो यही वाला, या मैं 23 भी लिख सकता हूं, जरूरी नहीं है 30। तो ये जो एरिया है जिसको हम ट्रॉपिकल एरिया कहते थे, इसको ए और बी से डिनोट किया गया। ए मतलब मेगाथर्म और बी डेजर्ट वाले एरिया को डिनोट करेगा। सेकेंड, सी मेसोथर्म, मतलब ये ऊपर वाला जो है टेम्परेट भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है ना, या सब ट्रॉपिकल वाला। फिर ये आपका टेम्परेट, मेन पहला वाला टेम्परेट तो वार्म टेम्परेट, फिर ये कोल्ड टेम्परेट, ये लास्ट पे ये वाला वार्म टेम्परेट, ये वाला कोल्ड टेम्परेट, और ये वाला आपका टुंड्रा वाला रीजन या पोलर रीजन वाला हिस्सा है। और ये हाईलैंड जो है, हाईलैंड का मतलब हो गया कोई रीजन जो जमीन के ऊपर, इधर भी टुंड्रा रीजन एग्जिस्ट करता है, जिसको हम अल्पाइन क्लाइमेट कहेंगे। अल्पाइन टुंड्रा होता है यूजुअली उन जगहों पे जहां पे टेम्परेचर क्या हो, कम। तो टेम्परेचर कम, अभी जैसे इधर ही हिमालय देखो, हिमालय कौन से लैटिट्यूड्स के आसपास में पड़ते हैं, हाँ लैटिट्यूड अगर बात करें तो इंडिया का जो अपर लैटिट्यूड है वो क्या है 37, है ना, तो मतलब 30 के आसपास ही आते हैं। तो 37 के आसपास तो ये वाला आना चाहिए मेसोथर्म, है ना। 37 में हमने ये पढ़ा था कि पीछे हमने कहा ये जो रीजन है ये 30 डिग्री नॉर्थ 30 डिग्री साउथ, इसी के बीच में लाई करते हैं। उसके बाद ये जो है 30 से लेकर कहां तक 45 तक, और ये जो है 45 से लेकर 60 बोलो या 66 बोलो, और ये जो है बियॉन्ड 66, ये क्या है बियॉन्ड 66 या 66 1/2, जिसको हम टुंड्रा रीजन या पोलर रीजन कहते हैं। और इसके बाद ये जो हाईलैंड है, हाईलैंड्स में भी आपको टुंड्रा वेजिटेशन पाई जाती है। जैसे हिमालयाज की बात करें, हिमालयाज लाई करते हैं इस लैटिट्यूड के बीच में, है ना। अब हिमालयाज में वेजिटेशन कैसा है, वेजिटेशन कैसा है, मतलब प्लांट्स हैं,
कहाँ है? जो जितना पहाड़ ऊंचा है तो उधर हिमालयस में पहाड़ों पे आपको जितनी चोटी ऊपर होती है कि उसका वेजिटेशन वैसा होता है। माउंट एवरेस्ट पे पहाड़ है, पहाड़ तो है, लेकिन क्या वेजिटेशन है? वेजिटेशन नहीं है ना? वेजिटेशन नहीं है। हम कहते हैं कि वो अबाउट ऑफ, जैसे कोराकोरम को हम कहते हैं नहीं कि स्नो से ढके हुए, तो वेजिटेशन कौन सी है वहां? हाँ, माउंट एवरेस्ट पे है। वही बात पूछ रहा हूं, वही बात बोल रहा हूं कि जो ही आप हिमालय की चोटी पे चढ़ते जाओ, हिमालय की बेस में हो, ऊपर ऊपर पहाड़ की चोटी पे चढ़ते जाओ, वेजिटेशन में आपको फर्क दिखता है कि नहीं? है ना? तो बायोडाइवर्सिटी नीचे ज्यादा एग्जिस्ट करती है, ऊपर ऊपर जाओगे तो आपको वेजिटेशन नहीं दिखता है क्योंकि स्नो कवर्ड है। तो मैं बोलूं उस पहाड़ के ऊपर टेम्परेचर कैसा होता है? कम। और कम टेम्परेचर को डिनोट करने के लिए ई वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, जो डिनोट करेगा किसको? टुंड्रा रीजन। किसको? टुंड्रा मींस वो जगह जहां पे कोल्ड क्लाइमेट, वेजिटेशन बिल्कुल कम है, ठीक है, टेम्परेचर लो है। अब ऐसा ही जो है ये हाईलैंड्स एग्जिस्ट करते हैं कहां पे? ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल या टेम्परेट रीजन में, जहां पे वेजिटेशन कम दिखती है। तो जो टुंड्रा रीजन में ना लाई करता हो और वेजिटेशन टुंड्रा जैसी हो, उसको हम कहते हैं अल्पाइन वेजिटेशन। कौन सी वेजिटेशन? हाँ जी, इतने वर्ड याद रहेंगे। पहला ये जो है इसका मतलब हो गया ट्रॉपिकल, ए का मतलब क्या हो गया? बी का मतलब 30 से 30 तक, इसको हम ट्रॉपिकल ही कहते हैं ना, 30 से 30। तो ट्रॉपिकल वर्ड इधर भी यूज होगा। ट्रॉपिकल वो एरिया जहां पे रेनफॉल होती हो, मेगा मींस बहुत सारी ज्यादा बारिश होती हो और टेम्परेचर भी ज्यादा होता हो, ठीक है। दूसरा बी जो है इसी ट्रॉपिकल में डेजर्ट वाले एरिया को या जीरोफाइटिक वेजिटेशन को डिनोट करे, ठीक है। उसके बाद सी जो है मीजोथर्म, मतलब उससे कम टेम्परेचर होगा, जो टेम्परेचर इधर होगा उससे कम टेम्परेचर इधर होगा। तो मतलब ये हो गया टेम्परेट वाला। टेम्परेट वाला है तो 30 से 45 जा रहा हूं, तो इक्वेटर के नजदीक वाला है, तो मैं बोलूंगा वार्म टेम्परेट को डिनोट करेगा। और ये जो है उसी टेम्परेट रीजन का हिस्सा है, लेकिन टेम्परेट का थोड़ा माइक्रो, मतलब उससे थोड़ा और कम। थर्म का मीन्स टेम्परेचर है ना, थर्म मीन्स टेम्परेचर, तो इसका टेम्परेचर इससे थोड़ा कम होगा, तो इसको मैं बोलूंगा वार्म टेम्परेट, इसको मैं बोलूंगा कोल्ड टेम्परेट। उसके बाद हेकिस्ट्रोथर्म मीन्स टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन। हेकिस्ट्रोथर्म मीन्स टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन। और उसके बाद हाईलैंड्स भी दिखाती हैं टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन, लेकिन जो हाईलैंड्स कहां पे? जब हम आल्टीट्यूड। अब एक बात और याद रखना कि डी कैंडोल ने क्लासिफिकेशन की थी ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। तो ये जो वर्ड आए हैं ये किसकी बेसिस पे आए? तभी टेम्परेचर, थर्म, हर जगह, इधर भी डेजर्ट टेम्परेचर ज्यादा, इधर भी थर्म, इधर भी थर्म, इधर भी थर्म, है ना। और ये उसकी क्लासिफिकेशन में नहीं था, ये कोपेनसन की क्लासिफिकेशन में आया। तो पहला क्वेश्चन कोपेनसन पे बन सकता है कि कोपेनसन ने क्लासिफिकेशन की है ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर या वेजिटेशन। तो याद रखना है, नहीं, बोथ नहीं, ऑन द बेसिस ऑफ वेजिटेशन, लेकिन यूज किया है डी कैंडोल्स क्लासिफिकेशन ऑफ जो टेम्परेचर है उसको यूज किया, ठीक है। नेक्स्ट कुछ अब स्मॉल लेटर्स को भी यूज किया है, वो भी लिख के रख दो, फिर आप खुद बोलोगे किस जगह पे कौन सा क्लाइमेट है, ठीक है। लिखो स्मॉल लेटर्स, जैसे एफ, अभी दो लेटर साथ साथ में लिखना, स्मॉल एफ और स्मॉल एम। एम से अभी हम पढ़ के आए, कौन सा? एम से मॉनसून, है ना, एम से मॉनसून पढ़ के आए ना। तो एम से मॉनसून, मॉनसून में क्या होता था? मॉनसून में क्या? ये जो है एफ, एफ का मतलब हो गया, लिख दो एफ के सामने, एफ का मतलब हो गया यहां पे ड्राई वेदर कम होगा, फुल रेनी है, फुल रेनी है, तो लिख दो एफ मींस, एफ के सामने एफ मींस नो ड्राई सीजन, नो ड्राई सीजन। याद कैसे रखोगे? एफ का मतलब फुल होता है, फुल रेन चलती रहती है यहां, ठीक है ना। एफ का मतलब फुल है तो फुल रेन चलती रहती है। और एम से मॉनसून है, मॉनसून में क्या होता है? क्या फुल टाइम रेन चलती रहती है? नहीं, तो मैं क्या बोलूं? शॉर्ट ड्राई सीजन। लिख दो एम से मॉनसून और एम से मॉनसून, तो एम से शॉर्ट ड्राई सीजन।
नेक्स्ट दो और वर्ड लिखो। डब्ल्यू से क्या आता है? विंटर। और एस से क्या आता है? समर। तो लिख दो। तो जहां पे डब्ल्यू दिखेगा स्मॉल डब्ल्यू का मतलब ड्राई विंटर, ड्राई, और एस का मतलब हो गया ड्राई समर। ठीक है, कितने वर्ड हो गए? 2 और लिख दो। ए एंड बी, ए और बी, हाँ स्मॉल, ए स्मॉल बी स्मॉल। तो ए का मतलब होता है, हाँ जी याद, ए होता है वार्म समर, वार्म समर, और बी का मतलब होता है कोल्ड विंटर। कोल्ड विंटर नहीं, विंटर तो हमेशा कोल्ड ही होता है, कोल्ड समर है नहीं, विंटर हमेशा कोल्ड ही होता है। तो कोल्ड समर याद कैसे रखोगे? ये ए को याद रख सकते हैं कि ए जब गर्मियां पड़ती हैं, समर जब वार्म होते हैं, तो हम क्या करते हैं? तब एसी लगाते हैं, नहीं। और जब कोल्ड समर हो तो फिर जैसे बारिशें लग गई अभी, कोल्ड समर हो, फिर हमें क्या करना पड़ता है? गर्म पानी करने के लिए बॉयलर लगाना पड़ता है नहीं? हाँ, ब्लैंकेट भी याद रख सकते हो। ठीक है, तो इतने वर्ड हैं टोटल। अब मैं बोलूंगा, आपने आंसर बोलना इन्हीं से वर्ड से। अब जैसे मैं बोलूं, लिखो। अब कोपेंसन क्लासिफिकेशन जो मैंने पीडीएफ सेंड करी थी, अगर वो इसमें हुई, उसी से आप जरा, मैं पहले आप उसको लिखने से पहले एक बार इसको अपनी कॉपी पे देख के थोड़ा सा एब्जॉर्ब कर लो कि कौन कौन सा वेदर कहां कहां पे होगा। ए जो है हमेशा याद कैसे रखना है? हाँ जी, पहले डी कैंडल्स ने क्लासिफिकेशन करी, उसने बोला ए बी सी डी। ए वाला एरिया 30 से लेकर 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री साउथ तक, यही है। ए को क्लासिफाई किया था मेगाथर्म और जीरोफाइट। ठीक है, यही चीज जाकर कोपेंसन में बन जाएगी। ए से मेगाथर्म ही रहेगा, मतलब ट्रॉपिकल, और बी जो है ये डेजर्ट को डिनोट करेगा, और बाकी सेम ही रहेगा। सी वही मीजोथर्म, माइक्रोथर्म, एंड एच डी जो है हेकिस्टोथर्म, और एच मींस हाईलैंड्स। अब अगर मैं पूछूं आपसे, कुछ वर्ड बोलूं, आप बोलना किस तरह का वेदर है। तो लिखो पहला वर्ड, पहले ट्रॉपिक्स से शुरू करते जाएंगे। ट्रॉपिक्स मतलब इधर से शुरू करेंगे, इस एरिया में। याद रखना ये चीज भी, डेजर्ट हमेशा ही आपको वेस्टर्न कोस्ट पे ही ज्यादा मिलेंगी। रीजन क्या क्या है? एक, जहां पे भी आपको अपवेलिंग ऑफ वाटर दिखता होगा, अपवेलिंग ऑफ वाटर होगा, वहां पे डेजर्ट होंगे। ठीक है ना? दूसरा, जहां पे भी मैं बोलूं कि एयर जो है राइजिंग अप ऑफ एयर हो या सिंकिंग ऑफ एयर, इन दो में से कौन सी जगह पे डेजर्ट होगा? जहां पे राइज होगा या जहां पे सिंक? जहां पे सिंक करता होगा, तो उस रीजन में भी क्या होगा? डेजर्ट एरिया ही होगा। ठीक है, तो ये दो बातें याद रखना, और इसी के साथ साथ ये भी याद रखना, ज्यादा डेजर्ट जो है वो वेस्टर्न कोस्ट पे जो है वो लाई करते हैं। क्यों लाई करते हैं? जैसे इंडिया का भी देखो, तो हमने कल जैसे मानसून पढ़ा कि हमने कहा मानसून इधर राइज होता है, फिर इसको ट्रेड विंड्स पुश करते करते लाती, अर्थ जो है वो घूमती है कहां से कहां? वेस्ट टू ईस्ट, लेकिन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, है ना? तो वो ईस्टर्न ट्रेड विंड्स जो है वहां से मॉइस्चर लेके आएंगी, तो वहां से मॉइस्चर लेके आएंगी, इस कोस्ट पे ज्यादा रेनफॉल करेंगी, यहां तक आते आते वो मॉइस्चर जो है वो क्या करती है? खो देती है। यही अरावली के साथ भी हुआ है ना, जो हमारे यहाँ बे बंगाल वाली ब्रांच है, वो यहां से आती है, यहां पहुंचते पहुंचते क्या करती है? मॉइस्चर ही खत्म हो जाता है, उसमें मॉइस्चर का सप्लाई नहीं रहा तो रेनफॉल नहीं होता। ठीक है, तो ये कुछ रीजन है, वेस्टर्न कोस्ट पे ही आपको ज्यादा डेजर्ट्स मिली। ठीक है, अब कोपेंसन की क्लासिफिकेशन में आपको मैं वर्ड बोलता जाऊंगा, आप बताना कौन सा क्लाइमेट होगा। लिखो पहला ए, अगर मैं बोलूं ए में, ए को पहले इसने 3 तरह से क्लासिफाई किया, ए को 3 तरह से क्लासिफाई किया, ए एफ, ए डब्ल्यू और ए एम।
आपसे मैं पूछूं क्या होगा इसका नाम, पहले वाले का? ए डिनोट करता है ट्रॉपिकल को, एफ किसको डिनोट करता है? तो मैं क्या लिखूंगा इसको फिर? ड्राई ट्रॉपिकल, है ना? लिख दो, है ना? ड्राई है कि वेट है? नो ड्राई है, तो हम क्या लिखेंगे? रेनी, है ना? तो जहां पे एवरग्रीन फॉरेस्ट, उल्टा बोला था, लिख दो ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल विद नो ड्राई सीजन, यही होगा ना? ए एफ का मतलब क्या हो गया? ट्रॉपिकल, और ए का मतलब ट्रॉपिकल, एफ का मतलब फुल टाइम रेनफॉल चलती है, फुल टाइम रेनफॉल, फुल रेनी लिखो, ट्रॉपिकल रेनी लिखो, या ट्रॉपिकल नो ड्राई सीजन। नेक्स्ट ए एम, ए एम, हाँ जी, ए एम, ए एम पहले लिखो फिर ए डब्ल्यू लिख देंगे। ए एम क्या होगा? हाँ, ट्रॉपिकल मॉनसून भी बोल सकते हैं या ट्रॉपिकल शॉर्ट ड्राई सीजन। ए डब्ल्यू अभी बोला हमने, डब्ल्यू का मतलब ड्राई विंटर, तो क्या लिखेंगे? ट्रॉपिकल ड्राई विंटर। हाँ, याद करने हैं, बस याद करना क्या है कि आपको ए बी सी डी और छोटे वर्ड तभी वो अलग अलग लिखा है, एफ और एम साथ में लिखा है। क्यों साथ में लिखा है? दोनों में रेन की बात की जाती है, एक में ज्यादा रेन हो रही है, फुल रेन हो रही है, एक में बीच बीच में रेन हो रही है। नेक्स्ट लिखो, अब बी का मतलब डेजर्ट होता है। बी का मतलब क्या होता है? जैसे बोलूंगा मैं, बी नहीं लिखना, पहले आप सी लिखो। बी का मतलब डेजर्ट, जहां पे भी बी दिखेगा वो डेजर्ट वाला क्लाइमेट होगा। फिर बी के साथ अगर लिखा है डब्ल्यू, बी के साथ डब्ल्यू लिखा होगा, बी के साथ एफ लिखा होगा, है ना? अब बी के साथ एफ तो होगा नहीं कभी, क्यों नहीं होगा? क्योंकि वहां पे रेनफॉल होगी, अगर रेनफॉल है तो फिर वो डेजर्ट कहां से? ठीक है, तो लिख देना सी, पहला सी एफ ए, सी एफ ए छोटा वाला ए, सी भी छोटा, सी कैपिटल एफ ए, हाँ जी, कौन सा होगा? सी एफ ए, क्या लिखोगे? सी, हाँ जी, वार्म टेम्परेट, हाँ, विद वार्म टेम्परेट, है ना? ए बी, बी मीन्स डेजर्ट, 05 लिख के आए ना? सी मीन्स वार्म टेम्परेट, डी मीन्स जो है कोल्ड टेम्परेचर, ठीक है ना? और ई मीन्स टुंड्रा, ठीक है? चलो, तो क्या लिखोगे इसको फिर? वार्म टेम्परेट, हाँ जी, विद नो ड्राई सीजन, हाँ, या वार्म क्या लिखोगे? विंटर की समर? समर। ए का लिखा था, ए क्या लिखा था? वार्म समर, नहीं वार्म विंटर लिखना, तो समर तो ऐसे भी वार्म ही होता है ना, है ना? ए को वार्म विंटर लिखना, हाँ हाँ, वही तभी तो बोले, हाँ, स्मॉल ए को वार्म, वार्म समर है क्यों? नहीं, ठीक था, वार्म समर ही ठीक है, वार्म समर ही ठीक, उल्टा कर देंगे। चलो, वार्म समर, समर ही वार्म होता है नहीं? होता समर बोल के तो ठंडा कर दिया तो सारी गड़बड़ी हो जाएगी। तो क्या लिखोगे इसको फिर? वार्म समर। वार्म समर मतलब जहां पे ज्यादा गर्मी होगी समर्स में, तो ट्रॉपिकल रीजन में ही होगी ज्यादा समर्स में गर्मी। नेक्स्ट लिखना सी, सी वार्म समर। नेक्स्ट लिखो सी बी, हाँ, सी बी टेम्परेट, वार्म टेम्परेट विद कोल्ड समर। सी बी है नहीं, इसको हम मेडिटेरियन क्लाइमेट भी कहते हैं, इस सी बी को मेडिटेरियन क्लाइमेट भी कहते हैं, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट भी कहते हैं। अच्छा, अगर मैं बोलूं ई, ई का मतलब टुंड्रा, अब आप बाकी उस पीडीएफ से देख लेना, है ना? याद करने के लिए चीजें थी, हाँ, समझने के लिए ए बी सी डी याद करना है और ए बी सी याद करना है, जो छोटे छोटे लिखे, बाकी नाम वही है। जैसे मैं ए बी सी डी का मतलब ये है,
ये है ए, इस रीजन में ए होगा, और इसी के वेस्टर्न रीजन में अगर जाओगे तो आपको ट्रॉपिकल रीजन के वेस्टर्न रीजन में बी मिलेगा, है ना। बी मींस डेजर्ट, ए मींस ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल का इसके बारे में हम कहते हैं कि ट्रॉपिकल वो है जहां पे, अब इसके साथ कैसा वर्ड है वो डिफाइन करेगा। इसके साथ लगा दिया ए एम का मतलब, ए का मींस ट्रॉपिकल, एम का मींस मॉनसून, है ना। मॉनसून के बारे में हमने पढ़ा कि मॉनसून में मतलब शॉर्ट ड्राई सीजन, है ना, किसी तरह से भी रिप्रेजेंट कर। इसी तरह ए डब्ल्यू लिख दिया, ए डब्ल्यू का मतलब ए का मींस ट्रॉपिकल, ए का मींस ट्रॉपिकल, और डब्ल्यू का मींस ड्राई विंटर्स, ठीक है। इसी तरह और क्या था, जैसे बी तो बी का मींस डेजर्ट, बी मींस डेजर्ट, एच का मींस हाईलैंड, एच मींस हाईलैंड। हाईलैंड का मतलब यूज करेंगे कभी कभी इसको अल्पाइन वेजिटेशन के लिए भी यूज किया जाएगा। अल्पाइन होता है वो वेजिटेशन, जैसे हम इधर ही जम्मू कश्मीर की बात करें या लद्दाख की बात करें, लद्दाख में आप जू ही पहाड़ के ऊपर चढ़ते जाओगे, ऊपर जाओगे तो आपको एक तो टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, लेकिन दूसरा क्या हो रहा है, वो टेम्परेचर के साथ साथ वेजिटेशन भी कम हो रही है, वेजिटेशन कम हो रही है। अब वो कैसी क्लाइमेटिक कंडीशन बन रही है जो हमें पोलर वाले एरिया में मिलती थी, वेजिटेशन लेस और कोल्ड होता था, है ना। उसी को हम कहते हैं कि अगर ये वाला वेजिटेशन, इस तरह का टुंड्रा वाला वेजिटेशन कहां पे, ट्रॉपिकल या इस रीजन में मिलता है, तो हम उसको कहते हैं ये हाईलैंड वाला एरिया है, इसी को हम अल्पाइन वेजिटेशन कहते हैं, ठीक है। अब ये आपने, जैसे मैं बोलूं डी एफ, डी का मतलब तो ए ये है और बी डेजर्ट को डिनोट करता है। सी और डी किधर हो जाएंगे, सी मतलब हो गया वार्म टेम्परेट और डी हो जाएगा कोल्ड टेम्परेट, और ई जो है वो आपका टुंड्रा रीजन है, यही है ना। तो आप इसमें जैसे मैं लिखूं डी एफ का मतलब, हाँ डी है टुंड्रा की ई है टुंड्रा, ई है टुंड्रा। डी कैंडोल्स में डी डिनोट करता था, हम कोपेनसन में ई को टुंड्रा रखते, तो डी एफ होगा। डी एफ का मतलब टेम्परेट विद नो ड्राई सीजन, है ना। लेकिन ऐसा है नहीं, आपने वही याद करने हैं जो वर्ड उधर लिखे हुए हैं कोपेनसन में, उन्हीं में से क्वेश्चन आएगा। अगर लिखा हो CWA, ये शायद लिखा भी हो, मैं एक बार दिखा ही देता हूं। अगर इसमें हुए जैसे ये वाला देख लो, ये वाला टेबल आपने खुद याद करना है नहीं, बस इतना याद रखना है। ए मींस ट्रॉपिकल, ठीक है ना। ह्यूमिड मींस जहां पे मॉइस्चर होगा, मॉइस्चर कब होगा, जब रेनफॉल होगा, ठीक है ना। और दूसरे में बी मींस ड्राई का मतलब डेजर्ट, ठीक है ना। उसके बाद सी मींस वार्म टेम्परेट, डी मींस कोल्ड, या आप इसको याद रख सकते हो कौन सा, कोल्ड टेम्परेट, ठीक है। और ई मींस टुंड्रा वाला रीजन, और एच मींस हाईलैंड, ठीक है। बाकी ये छोटे छोटे वर्ड भी लिखा दिए। अब आपने खुद, जैसे इसने लिखा पहले ए एफ को क्या लिखा है, नो ड्राई सीजन। अब हमने अच्छे से लिखा है कि ए मींस ट्रॉपिकल ड्राई सीजन, ठीक है ना। और दूसरे में ए एम मॉनसूनल, वही बोला एम मींस
मानसून, मानसून मीन्स 6 ही वर्ड हैं छोटे। एक कौन सा? ए और नहीं, पहले ए बी सी डी याद करना है, उसके बाद एफ और एम को साथ में याद रखना है। एफ और एम का मतलब हो गया, पहला मतलब एफ मतलब फुल रेनी, फुल रेनी मतलब ह्यूमिड ही ह्यूमिड रहेगा। दूसरा मीन्स एम, एम मीन्स मानसून। मानसून हम पढ़ के आए कि बहुत सारे टाइम तक 4 महीने तक बारिश रहती है, लेकिन कुछ टाइम ऐसा भी होता है कि जब ड्राई सीजन भी रहता है, तो शॉर्ट ड्राई सीजन कह सकते हैं। उसके बाद फिर 2 वर्ड लिखे, डब्ल्यू और विंटर और समर, डब्ल्यू और एस नहीं लिखे, ड्राई विंटर ड्राई समर, ठीक है। उसके बाद ए और बी लिखे, स्मॉल ए और बी, वार्म समर और कोल्ड समर, ठीक है ना। तो बस इतने ही वर्ड याद रखने हैं, वही चीजें हैं इसमें जो आपको एग्जाम को पास करने के लिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने के, इससे पढ़ोगे या किताब से। ये है एनसीईआरटी में यही वाली डायग्राम को यूज किया है, ठीक है ना। अब उससे पहले अगर आप वो डी कैंडल्स नहीं पढ़ोगे तो आपको ये चीजें भी याद नहीं रही, ठीक। जैसे अभी परसों वाला पेपर देखो, क्वेश्चन क्या आया था उसमें, कोपेनसन पे, आप देखो उसका क्वेश्चन बताओ, आया था ना कोपेनसन पे। ये समझने वाला नहीं है, याद करने वाला है, सिर्फ इसको रट्टा मार। हाँ, जूनियर असिस्टेंट में नहीं आया था, उससे पहले जूनियर असिस्टेंट में आया था। क्या नाम क्वेश्चन था, बताओ क्या आया था क्वेश्चन? क्या आया था उसमें क्वेश्चन? चलो अब दूसरी हेडिंग डाल दो तब तक, और ये बात याद रखना कि कोपेनसन ने क्लासिफिकेशन की है ऑन द बेसिस ऑफ वेजिटेशन, बस। और वर्ड याद रखना, ये 6, इनसे आपका आंसर निकल जाएगा। जैसे मैं बताऊंगा क्वेश्चन क्या आया था। जूनियर असिस्टेंट में था ना, हाँ जरा देखो, क्वेश्चन है विच कोपन क्लाइमेट इज डिस्क्राइब्ड इन द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। एवरेज मंथली टेम्परेचर रेयरली फॉल्स बिलो 18 डिग्री सेल्सियस। 18 डिग्री से कम टेम्परेचर जाता ही नहीं। ये चीजें और समझ आ जाएंगी जब आप वेजिटेशन भी पढ़ो। वेजिटेशन में हम रेनफॉल और साथ ही साथ में क्लाइमेट भी दिखते हैं। नॉर्मली जो ट्रॉपिक्स हैं, तो ये अब पहला एवरेज मंथली टेम्परेचर रेयरली फॉल्स, मतलब हर महीने में 18 डिग्री से कम टेम्परेचर गिरता ही नहीं। तो ऐसा कहां होगा? क्या इक्वेटर के पास वाले इलाके की बात कर रहे हैं या इक्वेटर से दूर वाला इलाका? डेफिनेटली इक्वेटर के पास वाला इलाका ही होगा। सेकेंड ऑप्शन है, हाँ सेकेंड है एनुअल रेनफॉल एक्सीड्स 2000 मिलीमीटर, मींस 2000 सेंटीमीटर। कौन सा? 200 सेंटीमीटर। 2000 मिलीमीटर मींस 200 सेंटीमीटर डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली थ्रू आउट द रेनफॉल, थ्रू आउट द ईयर। मतलब रेनफॉल क्या हो रही है, ज्यादा के कम? ज्यादा हो रही है, हाँ, थ्रू आउट द ईयर। उसके बाद बोला है ह्यूमिड कंडीशंस सपोर्ट डेंस एवरग्रीन फॉरेस्ट। एवरग्रीन फॉरेस्ट कहां पे होंगे? जहां पे ज्यादा रेनफॉल होगी या जहां पे कम रेनफॉल होगी? ज्यादा। तो कौन सा क्लाइमेट है? ऑप्शन है AW, AF, AM या BWH। हाँ, ट्रॉपिकल सवाना नहीं होगा। W मीन्स, WA का मतलब ट्रॉपिकल, W मीन्स ड्राई विंटर। उसके बाद AF, F मीन्स, हाँ जी, AF मीन्स नो ड्राई सीजन। और तीसरा क्या है? AM मीन्स ट्रॉपिकल मानसून। ठीक है ना। इसका मतलब आप दो में फंस जाओगे। कौन कौन से में? B और C में। अब बताओ फिर कौन सा है? हाँ, AM के AF ना, AM या AW? AM था, AM और AF, AF के AM, AF आएगा कि AM? अच्छा, ये सामने भी बोलो जी। हाँ, 200 सेंटीमीटर से रेनफॉल होती है हमारी जो नीचे इलाका पड़ता है, जैसे अंडमान एंड निकोबार। अंडमान एंड निकोबार में भी जहां भी, या वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स में भी शॉर्ट ड्राई सीजन। शॉर्ट ड्राई सीजन किधर होता है? मॉनसून में। तो AM जो है वो ज्यादा है। अब वेजिटेशन कर लो, उसमें हम ये सारी चीजें कवर लिख देना, हेडिंग डाल देना आप, C AM मानसून।
हाँ हाँ भी मेरे हिसाब से वेस्टर्न घाट्स में ही 200 सेंटीमीटर रेनफॉल पड़ती है और अंडमान एंड निकोबार के हिसाब, ठीक है ना, 2000 मीन्स 200 सेंटीमीटर। और ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेनफॉल, अच्छा एएफ आता है सबसे नीचे, ये याद रखना। जैसे अगर हम इसकी एएफ होता है एकदम इक्वेटर के पास में, और इक्वेटर के फॉरेस्ट कौन से बोने, ट्रॉपिकल एवरग्रीन। हाँ तो फिर ट्रॉपिकल एवरग्रीन मींस इक्वेटर, एएफ सही है। अगर ट्रॉपिकल मूनसून फॉरेस्ट होता है तो तब एएम आता है, अगर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है तो इक्वेटर है, ठीक है। इन दो चीजों को याद, आप हेडिंग बना दो वेजिटेशन, इफ वेजिटेशन, उस वेजिटेशन से और समझ आ जाएगा कि फॉरेस्ट कहां पे होता है, रेनफॉल कितना है। एएफ ही सही है इंशा, एएफ ही सही है। अगर क्वेश्चन में वेजिटेशन लिखा हो ट्रॉपिकल मूनसून फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल, फिर एएम आ जाता है, लेकिन लिखा कौन सा है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं इक्वेटर के आसपास। चलो जी लिख दो आप, वेजिटेशन इन इंडिया। वेजिटेशन इन इंडिया, वेजिटेशन मतलब वेजिटेशन क्या हुआ, फॉरेस्ट कवर है नहीं। हाँ जी लिख देना वेजिटेशन इन इंडिया। फर्स्ट उसमें पहला ट्रॉपिकल वेजिटेशन या ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। सबसे पहले ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, इसमें यही दो बातें याद रखनी है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं वो फॉरेस्ट जहां पे रेनफॉल एनुअली होती है 200 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पहला पॉइंट इसमें यही लिखो, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, पहला पॉइंट, एनुअल रेनफॉल इज 200 सेंटीमीटर। और उसी को ब्रैकेट में जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा है मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर कितने सेंटीमीटर होता है। हाँ चुप करना, शोर मचा के नहीं बोलना, मैं आज जानना चाहता हूं। हाँ 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं और 1 सेंटीमीटर में कितने में, किसी ने अभी 100 बोला था, 100 कौन कौन बोलता। हाँ 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर। हाँ तो इसको ब्रैकेट में 200 मिलीमीटर भी लिख के रख देना। अब क्वेश्चन में 2000 यही पूछा है उधर, है नहीं। नेक्स्ट इसमें एवरेज रेनफॉल, पहला पॉइंट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो होते हैं वो कहां पे लाई करते हैं। जैसे अगर हम इसको क्लासिफाई करें, ये कैसे बैक हो गया, जैसे ये वाला हिस्सा है, ये इक्वेटर है, तो जो इक्वेटर के एकदम पास में ये वाला हिस्सा होगा, ये इक्वेटर है और इक्वेटर के एकदम पास 0 डिग्री से लेकर 5 से 10 डिग्री तक, 0 डिग्री से लेकर 5 से 10 डिग्री तक, वहीं पे आपका एएफ वाला क्लाइमेट होता है। एएफ का मतलब जहां पे रेनफॉल ही, एफ का मतलब फुल रेनफॉल, और फुल रेनफॉल का मतलब हमने कहा था कि इक्वेटर पे हीटिंग अप होती है, हीटिंग अप होने की वजह से कन्वेक्शन ज्यादा होती है, कन्वेक्शन होने के बाद डेली 2 से 3 बजे रेनफॉल हो जाती है, तो इसका मतलब फुल टाइम रेन चल गई, तो फुल टाइम रेन है, तो फुल टाइम रेन जहां पे होती है वहीं पे एवरग्रीन फॉरेस्ट भी होती है, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या लिखा, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट वो होते हैं जहां पे एनुअल रेनफॉल 200 सेंटीमीटर होगी। दूसरा, एवरेज टेम्परेचर रिमेन्स बिटवीन 22 टू 27 डिग्री सेल्सियस। अब ये क्वेश्चन इन्होंने दोनों चीजों को मिला के, क्योंकि वेजिटेशन को ही क्लासिफाई किया है, कोपनसन ने क्लासिफिकेशन किया ऑन द बेसिस ऑफ वेजिटेशन, तो यही 2 पॉइंट्स अगर याद करते इसी से हमारा क्वेश्चन हो जाता है नहीं। एवरेज कभी भी 22 से नीचे नहीं गिरा है, अब क्वेश्चन में 18 बोल दिया, तो ये तो 22 से नहीं गिरा है, तो इसका मतलब वो भी 18 से ज्यादा ही है। नेक्स्ट पॉइंट लिख देना इसी में, दीज आर कैरेक्टराइज्ड बाय, दीज फॉरेस्ट लिखो या दिस रीजन, वेजिटेशन लिखने मतलब फॉरेस्ट कवर कैसा कैसा है। दीज आर कैरेक्टराइज्ड बाय मिनिमल अंडरग्राउथ
अंडर ग्राउथ, ग्राउथ GROWTH, अंडरग्राउंड नहीं, अंडर ग्राउथ ऑफ प्लांट्स। मतलब क्या होता है कि यहां पे बारिश रोज पड़ती है, उस बारिश के रोज पड़ने से प्लांट्स जो हैं वो इस तरह से बनते हैं। अब ये एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। प्लांट्स विथ, हम बोलेंगे प्लांट्स विथ थिक कैनोपी भी लिख सकते हो, ब्रैकेट में लिख देना, ब्रैकेट में लिख देना प्लांट्स विथ थिक कैनोपी। कैनोपी मतलब ये ऊपर से कवर इनका ऐसे पड़ता है जिसकी वजह से लाइट जो है वो नीचे नहीं आती है। जब लाइट नीचे नहीं आई तो नीचे वाला जो एरिया है वहां पे ग्रोथ होगी नहीं, इसीलिए जो प्लांट्स होते हैं, ग्रास जो होता है वो बड़ा ही नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट लिख देना, नेक्स्ट लिख देना, नेक्स्ट पॉइंट लिख देना। किस किस एरिया में लाई करते हैं वो लिख देना। इंडिया में अंडमान एंड निकोबार, प्रेजेंट इन लिख देना, प्रेजेंट इन अंडमान एंड निकोबार, कॉमा वेस्टर्न घाट्स, तमिलनाडु, केरला एंड एंटायर नॉर्थ ईस्ट रीजन। एंटायर नॉर्थ ईस्ट रीजन, याद रखना वेस्ट बंगाल में भी मौजूद है, लेकिन वेस्ट बंगाल के सिर्फ माउंटेनियस एरिया जो थोड़े थोड़े जैसे दार्जिलिंग वाला साइड है जहां पे रेनफॉल ज्यादा होती है उस एरिया में पाए जाते हैं। बस इतना ही याद रखना। वापस से बोल रहा हूं, 5 पॉइंट हुए, चारों वापस से कि पहला वेजिटेशन का पहला टाइप वेजिटेशन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट लाए करते हैं इक्वेटर के आसपास उन रीजन्स में जहां पे रेनफॉल एनुअल होती है 200 सेंटीमीटर, टेम्परेचर 22 से 27 डिग्री सेल्सियस रहता है, थिक कैनोपी होती है। प्लांट्स जो छोटे प्लांट्स होते हैं वो अंडर ग्रो करते हैं, मतलब उनकी पूरी ग्रोथ नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि थिक कैनोपी की वजह से जो है लाइट ही नहीं जो होती है। तीसरा एक और पॉइंट लिख देना, इस एरिया में हमें ट्रीज जो है उनकी लेंथ जो है, हाइट जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है, यूजुअली 60 मीटर तक हाइट होती है। तो लिख देना टॉल ट्रीज up to a height of 60 meter or above। नेक्स्ट एक और है कि क्या यहां पे एवरग्रीन इनको बोलते हैं। तो एवरग्रीन मतलब पत्ते इनके ऊपर क्या रहेंगे। दूसरा एक वर्ड याद रखना, जहां पे भी वर्ड डेसिड्यूस दिखेगा, डेसिड्यूस का मतलब हो गया कुछ सीजन में पत्ते झड़ जाएंगे, कुछ में रहेंगे। तो इधर क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपको, जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं उनमें एक पर्टिकुलर टाइम में लीव शेडिंग होती है। सही है कि गलत? गलत है, तो ये लिख के रख दो। फिर सही क्या है? देयर इज नो लीव शेडिंग पीरियड, देयर इज नो डेफिनेट लीव शेडिंग पीरियड। अब कौन कौन से ट्रीज होते हैं यहां पे वो लिख के रखना, वो याद करना। प्लांटेशन हियर कौन कौन सी प्लांटेशन होगी? या स्पीशीज ऑफ प्लांट्स आर मैगोनी, MAGHONI, मैगोनी, कॉमा रोजवुड, कॉमा इबोनी, EB रोजवुड, ROSE रोज, WOOD रोजवुड, EBONY इबोनी, एंड बैम्बू, BAMBOO बैम्बू। व्हाइट सीडर भी होता है, लेकिन आप इतने ही याद रखो, क्वेश्चन इन्हीं से आते हैं। आपको यही वाले मैगोनी, एबोनी है नहीं, ये याद रखें। नेक्स्ट लिख देना ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। सेमी एवरग्रीन का मतलब हो गया पूरी तरह से एवरग्रीन भी नहीं है, मतलब कभी कभी इनमें से लीव शेड वाला पीरियड भी आता है। तो पहली लाइन यही लिख देना, पहली लाइन यही लिख देना, सच फॉरेस्ट हैव ए मिक्सचर ऑफ
a mixture of evergreen and, अब किस रीजन में लाई करते हैं ये, टेम्परेट या ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल लिखा, और ट्रॉपिकल में हम कहते हैं कि जो ट्रॉपिकल वाला रीजन है वो इक्वेटर के आसपास है, और इक्वेटर के आसपास वाले रीजन को हम टॉरिड रीजन भी कहते हैं। टॉरिड रीजन में मैक्सिमम इंसुलेशन होता है, मैक्सिमम इंसुलेशन की वजह से कन्वेक्शन होता है, कन्वेक्शन की वजह से रेनफॉल होता है। तो यहां पे जो डेसिडुअस होगा वो ड्राई डेसिडुअस नहीं होगा। डेसिडुअस दो तरह का हो सकता है, एक ड्राई डेसिडुअस, दूसरा मॉइस्ट डेसिडुअस। तो यहां पे कौन सा डेसिडुअस होगा, मॉइस्ट डेसिडुअस। क्या लिखा, सच, हाँ क्या, मिक्सचर ऑफ एवरग्रीन एंड मॉइस्ट डेसिडुअस, DECIDUOUS। Next point, annual rainfall is 200 to 250 centimeter. Annual rainfall is 200 to 250 centimeter. Next point, temperature या mean annual temperature varies from 24 to 27 डिग्री सेल्सियस। तभी तो इसको ट्रॉपिकल, एवरग्रीन, सेमी एवरग्रीन, मतलब बहुत सारी फीचर्स वही दिखेंगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिख देना। द ड्राई सीजन इज नॉट एज शॉर्ट as the dry season is not as short as in tropical evergreen forests. Next point, plants are dense and multi-layered. Plants are dense and multi-layered, ब्रैकेट में लिख देना। कैनोपीज आर नॉट कंटिन्यूअस, उसमें थिक कैनोपी है, यहां पे आप इसको फर्क कर सकते हो। कैनोपीज आर नॉट कंटिन्यूअस। नेक्स्ट पॉइंट लिख देना। अच्छा, उसमें एक और चीज लिखना है, एपिफाइटिक वेजिटेशन। एपिफाइट समझते हो ना, अब इतना जेकेएसएस भी नहीं जाएगा, लेकिन अब जा रहा है कहीं भी, है नहीं। एपिफाइट समझते हो, हाँ एपिफाइट होते हैं क्लाइंबर्स। तो क्लाइंबर्स मिलते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो लिख देना उसमें, इसी में, एवरग्रीन में, क्लाइंबर्स या एपिफाइटिक वेजिटेशन, climbers या epiphytic vegetation give them the evergreen appearance. नेक्स्ट पॉइंट, अब ये कहां पे प्रेजेंट होंगे, उसी तकरीबन उन्हीं इलाकों में जहां पे एवरग्रीन फॉरेस्ट प्रेजेंट इन एवरग्रीन, मतलब इसमें जो एवरग्रीन आपको दिखता है वो एवरग्रीन जो है एपिफाइटिक वेजिटेशन की वजह से, क्लाइंबर्स इनके ऊपर चढ़े होते हैं, उसकी वजह से ग्रीनरी, इनको ज्यादा ग्रीनरी दिखती है। नेक्स्ट पॉइंट लिख देना, दीज आर फाउंड इन, उसमें भी एपिफाइटिक है, लेकिन इसमें जो है एपिफाइटिक इसको क्या करते हैं कि ग्रीन वेजिटेशन का देते हैं। एपिफाइटिक उधर भी है, हाँ एवरग्रीन में भी एपिफाइट्स पाए जाते हैं, बिल्कुल सेमी एवरग्रीन में, दोनों जगह पे पाए जाते हैं। नेक्स्ट लिख देना, प्रेजेंट इन वेस्टर्न घाट्स, ये वाला सेमी एवरग्रीन, वेस्टर्न घाट्स, कॉमा उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, असम, छोटा नागपुर प्लेटू,
अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, नेक्स्ट पॉइंट, ये याद रखना, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इतने ना आपसे कभी याद होंगी स्टेट्स, ना आप अपने आप को ज्यादा परेशान करने की कोशिश करना, ठीक है। याद कैसे रखोगे, आपको बस ट्रॉपिकल रीजन पता है। ट्रॉपिकल रीजन कौन सा है, सिर्फ एक्सेप्शन ट्रॉपिकल हो गया सारा, ये इक्वेटर है इधर और ये इक्वेटर। तो इंडिया में मैक्सिमम आपको, चाहे इधर रेनफॉल ज्यादा होती है ना नॉर्थ ईस्ट में, तो यहां पे भी आपको एवरग्रीन वेजिटेशन मिलेगा। बाकी बहुत सारी स्टेट्स में, कुछ स्टेट्स हैं जो आपने याद रखनी, जैसे अंडमान एंड निकोबार याद रख ली, वेस्टर्न घाट्स याद रख लेना है, और नॉर्थ ईस्ट वाले में, ठीक है, उसमें हमने इंटायर नॉर्थ ईस्ट लिखा, इसमें इंटायर नॉर्थ ईस्ट नहीं होता है, बस ये फर्क याद रखना है। उसमें सारे नॉर्थ ईस्ट में होता है, इसमें जैसे मिजोरम हो गया है ना, ये लिखना है तो लिख के रख देना, इन नॉर्थ ईस्ट, ब्रैकेट में लिख देना, इन नॉर्थ ईस्ट मणिपुर एंड मिजोरम। नेक्स्ट पॉइंट, these are also called as transitional type of forests. नेक्स्ट पॉइंट लिख देना, ट्रांजिशनल मतलब जो एक जगह से दूसरे में, इससे नीचे हम पढ़ के आए थे कौन से, ट्रॉपिकल। अब इसमें ट्रॉपिकल एवरग्रीन, इसमें हमने नया वर्ड लगाया है डेसिडियस, तो मतलब ये ट्रांजिशन है किस किस के बीच में, ट्रॉपिक से लेकर एवरग्रीन से लेकर डेसिडियस की तरफ, ठीक है, इसीलिए इनको ट्रांजिशन भी कहा जाता है। कुछ जैसे लिख देना एग्जाम्पल इसकी, एग्जाम्पल्स आर पाइन, कॉमा टिम्बर, हाँ जी ओक भी लिख सकते हो, रोजवुड, वाइट चेस्टनट, ये याद रखना, जो एक्सेप्शनल है वो याद रखना, WHITE वाइट, CHES चेस्टनट, कॉमा सीडर, CEDAR, और ये भी याद रखना इस वाले एरिया में टी, कॉफी, मैंगो भी आता है, ठीक है, ये हाँ नीचे लिख के रख देना, ये एक्सेप्शन, इन पे ज्यादा ध्यान रखना, टी, कॉमा कॉफी एंड मैंगो plantations are also part of this vegetation. Tea, coffee, mango और rubber भी and rubber are also part of this plantation. Next vegetation का type tropical moist deciduous, ये एक कर लो तो बस, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिड्यूस, ट्रॉपिकल मतलब हाँ, अब वो एवरग्रीन था इसके पहला, ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन, अब है ट्रॉपिकल मॉइस्ट, मतलब बारिश तो होती है लेकिन पत्ते जो हैं वो गिर जाते, लिख देना पहला, वही पॉइंट लिखना जैसे उसमें लिखा, एवरेज रेनफॉल 100 to 200 सेंटीमीटर, और इन्हीं को मॉनसून फॉरेस्ट कहते हैं, 100 to 200 सेंटीमीटर, 100 to 200 सेंटीमीटर। नेक्स्ट पॉइंट लिख देना, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज मॉनसून फॉरेस्ट। मॉनसून फॉरेस्ट। नेक्स्ट पॉइंट, एवरेज एनुअल टेम्परेचर इज around 27 degrees Celsius. हाँ, ट्रॉपिक है तो टेम्परेचर तकरीबन सेम ही रहेगा। एवरेज टेम्परेचर इज 27 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट पॉइंट, these plants
these forests shed their leaves for approximately around 6 to 8 weeks. 6 to 8 week, वो कितने मंथ हो गए? 2 मंथ. 6 to 8 weeks ब्रैकेट में ड्यू टू लैक ऑफ मॉइस्चर. Next point. These forests are found in foothills of Himalayas, Eastern Ghats, Madhya Pradesh, Chhattisgarh. Foothills of Himalayas, छत्तीसगढ़, ईस्टर्न घाट्स, मध्य प्रदेश एक्स्ट्रा. मैं फिर से बोलूंगा, स्टेट्स पे ज्यादा मेहनत नहीं करना. आपको अगर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आते हैं तो 3-4 स्टेटमेंट, 2-3 वर्ड्स पे ज्यादा ध्यान देना. रेनफॉल और स्पीशीज पे जो हम देखते हैं कि वर्ड जो टाइप ऑफ वुड है वो कौन सी, ठीक है ना. इस पे एक और चीज, इसको मॉइस्ट डेसिड्यूस को पहचानने के लिए एक और वर्ड है कि इधर में जो सॉइल पाई जाती है वो लेस फर्टाइल होती है. लेस फर्टाइल क्यों होती है कि जो रेनफॉल होती है, रेनफॉल होगी तो इधर फॉरेस्ट कवर उतना ज्यादा नहीं होता, तो वो टॉप सॉइल को अपने साथ बहा के ले जाती है. तो मॉइस्चर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो टॉप सॉइल में होते हैं, तो टॉप सॉइल की वजह से. हाँ जी, लिख देना. नेक्स्ट पॉइंट. सॉइल प्रेजेंट इन दिस एरिया इज लेस मॉइस्ट. सॉइल प्रेजेंट इन दिस एरिया इज less fertile next point. These forests are valuable for exports. एग्जाम्पल कौन कौन सी स्पीशीज होती हैं वो लिख के रखना. ये हाँ, सैंडलवुड, सॉल, SAL सॉल, टीक, शीशम, SHISHAM शीशम, महुआ, MAHAUA महुआ, और कुसुम, KUSUM कुसुम, एंड बस इतना ही याद, मिटा दो बस. ये 4 याद रखना. सैंडलवुड, शीशम, मलबरी भी आती है इसमें, ठीक है ना, मलबरी भी लिख सकते हैं. सैंडलवुड कौन सी वुड होगी? चंदन की लकड़ी है नहीं. चलो फिर 2 वेजिटेशन है, उसके मैं नोट भेज दूंगा, लिखने की जरूरत नहीं है इनको. ये याद करने वाले अब टॉपिक बचे. सॉइल भी आपने याद करनी है ना. अब 2 चैप्टर जैसे सॉइल है, ट्रांसपोर्टेशन भी याद करने वाला है, लेकिन कुछ जो है रूट्स के लिए हम जैसे नंबर पकड़ सकते हैं, वो उसके लिए नोमेनक्लेचर है ना. बाकी याद करना है. इसको एक बार जाकर ये ABCD को फिर से याद करना. ABCDE बुक से पढ़ने की कोशिश नहीं करना, नहीं समझ आएगा. इतने वर्ड याद रखो, इतने से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है ना. जब UPSC का इतने से हो जाएगा तो JK SSB का भी हो ही जाएगा.